नमस्कार साथियों। जनगणना 2027 में प्रगणक के तौर पर या सुपरवाइजर के तौर पर काम करते हुए आपको कुछ समस्याएं आ रही है जो मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर देखी है। आज की वीडियो के अंदर हम 5 अलग अलग केस लेंगे और केस स्टडी के माध्यम से समझेंगे जनगणना भवन कितने और जनगणना मकान कितने। भवन और मकान का जो डिफरेंस है जो क्लियर नहीं हो पाया, बहुत सारी ट्रेनिंग्स के अंदर बहुत सारे साथियों की क्वेरीज है कि यार अभी भी कंफ्यूजन बचा हुआ है, जनगणना भवन और मकान में क्या अंतर है, किस स्थिति में क्या माने। तो आपके सामने 4-5 केस स्टडीज में लेकर के आया हूँ। 5 केस के माध्यम से अपन समझेंगे। 4 मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और 5वां जो है केस उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, है ना। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके सामने ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है, ये केस 4 है और ये केस 5 है। ठीक है, अलग अलग शर्तें यहाँ पर लिखी हुई है। तो केस स्टडी के माध्यम से इस जानकारी को हम स्पष्ट करने वाले हैं आज के वीडियो में। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे पहले आपको अगर नजरी नक्शा बनाने में समस्या आ रही है तो एआई का उपयोग करके अपन नजरी नक्शा कैसे बना सकते हैं, इसके संबंध में मैंने लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया था, आप जाकर के देख सकते हैं। सुपरवाइजर की ड्यूटीज क्या है, फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे करना है, एचएलबी का मैप डाउनलोड कैसे करना है, उसको बनाने में क्या सावधानियां रखनी है। एवरीथिंग इज अवेलेबल अबाउट सेंसस 2027 हाउस लिस्टिंग फेज ऑन योर यूट्यूब चैनल भैरव टेक बदेसर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की बात को। ये पहला केस आप अपने सामने देखिए, केस नंबर 1 आप अपने सामने देखिए। केस नंबर 1 क्या कह रहा है साथियों, दिमाग घुमा देने वाला सवाल। एआई जनरेटेड फोटो है ये। एक परिसर है, ठीक है, ये एक परिसर है, इसमें 2 मंजिला मकान है। ये पहली मंजिल दिख रही है, दूसरी मंजिल दिख रही है। दोनों मंजिलों पर अलग अलग परिवार रहते हैं। यहाँ दूसरा परिवार रहता है और यहाँ दूसरा परिवार रहता है। दोनों की अलग अलग पहचान है और यहाँ पर आप ये भी मान के चलें दोनों का अलग अलग स्वामित्व है। अलग अलग पहचान है और अलग अलग स्वामित्व भी है इनका, है ना। यानी कि स्वामित्व का मतलब ओनरशिप भी अलग अलग है, ओनरशिप भी इनकी अलग अलग है। पास में एक गौशाला बनी हुई है जिस पर फैमिली 2 का आधिपत्य है, यानी कि जो दूसरा परिवार है, दूसरी मंजिल पर रहने वाला परिवार है। इसमें अपन एक को फैमिली 1 और एक को फैमिली 2 दे देते हैं। ये फैमिली 1 है, फैमिली 1 है और ये फैमिली 2 है। अब आप इस केस को समझिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन गया वैसे भी। और एक स्टोर रूम भी है जिस पर फैमिली 1 का जो है ओनरशिप है। ये फैमिली 1 का ओनर स्टोर रूम है और फैमिली 2 का जो है गौशाला लिखा हुआ है, पर आप इसको समझिए कि पशु शेड है ना, केटल शेड है। ये पूरा का पूरा केस आपके सामने है। अब आपके सामने परिस्थिति बनती है साथियों कि इसके अंदर कितने जनगणना मकान हैं और कितने जनगणना भवन हैं, यानी कि जनगणना मकान कितने हैं और जनगणना भवन कितने हैं। ठीक है, तो इसके अंदर प्रश्न ये है कि भवन कितने हैं यानी कि बिल्डिंग्स, ठीक है, और फिर मकान कितने हैं यानी कि सेंसस हाउस कितने हैं। ये दोनों आपके सामने कंडीशन बने, आपके सामने कंडीशन रखी हुई है। अब इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर जनगणना भवन और जनगणना मकान को तय करने वाले जो कारक होते हैं साथियों, सबसे पहला अपन 2-3 कारक अगर देखें तो पहला कारक स्वामित्व मान लीजिए, ठीक है। दूसरा कारक आप उपयोग मान लीजिए, दूसरा कारक आप क्या मान लेंगे, उपयोग। तीसरा कारक जो है आप इसके अंदर प्रवेश द्वार मान लेंगे, ठीक है। इस तरह के जो है 2-3 कारक हैं, ये तय करते हैं, ठीक है। बाकी जो सामान्य शर्तें हैं वो आपको मालूम होगी कि 4 दीवारें और छत होना एक भवन के लिए अनिवार्य शर्त है, एक एकल संरचना होती है, एक भवन में एक से ज्यादा सेंसस हाउस हो सकते हैं, ये चीजें आप जानते हैं। इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखते हुए अब अगर आपको दिमाग में बैठ रहा है तो ये चीजें मेरे को बताइए, आप अगर समझ पा रहे हैं तो मेरे को बताइए कि इसके अंदर कितने जनगणना भवन होंगे और कितने जनगणना मकान होंगे। तो समझना सर, केस को समझते हैं। 2 मंजिला मकान है, एक ही परिसर में है, दोनों मंजिलों पर अलग अलग परिवार रहते हैं। अलग अलग परिवार का मतलब यहाँ दूसरा परिवार रहता है, यहाँ दूसरा परिवार रहता है। फिर हमने कहा कि दोनों परिवारों मतलब दोनों जो इसकी जो है ओनरशिप किसी और की और इसकी ओनरशिप किसी और की, इसका मालिक पहला वाला है, इसका मालिक दूसरा वाला है, यानी मालिकाना हक भी दोनों का अलग अलग है और दोनों अलग अलग परिवार रहते हैं, दोनों की अलग अलग पहचान है। मान लीजिए एक गुजराती परिवार है और एक राजस्थानी परिवार है, ये भी समझ सकते हैं आप एग्जाम्पल के लिए। टोटली डिफरेंट बता रहा हूँ कहने का मतलब। पास में एक गौशाला है जिस पर फैमिली 2 यानी कि ये वाला जो परिवार है इससे संबंध है ये गौशाला, और ये जो पहली मंजिल के पास में जो स्टोर रूम बना रखा है इस पर फैमिली 1 का जो है आधिपत्य है। ऐसी स्थिति में अब आपको गिनने हैं कि इसके अंदर जनगणना भवन कितने होंगे, जनगणना भवन कितने होंगे साथियों। तो ध्यान रखिएगा, चाहे परिसर एक है या अलग अलग है, इस कंडीशन में आपको एक ही परिसर दिखाई दे रहा है लेकिन ये भवन अलग है और ये भवन अलग है। पहली बात, दोनों परिवार अलग अलग, दोनों का स्वामित्व अलग अलग। ऐसी स्थिति में ये दोनों के दोनों अलग जनगणना भवन हो जाएंगे, ये जनगणना भवन हो जाएंगे। और ऐसी ही स्थिति के अंदर ये जो स्टोर रूम है, क्योंकि ये परिसर के बाहर है,
तो आप इसे भी एक अलग जनगणना भवन मानेंगे। और उस गौशाला को अगर देखें तो वो भी परिसर से बाहर है, उसको भी आप एक अलग जनगणना भवन मानेंगे। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जनगणना भवन कितने हो जाएंगे साथियों, इस केस में अपन जनगणना भवन कितने दे देंगे, 4 दे देंगे। दूसरी स्थिति ये भी बन सकती है कि अगर आप इस पहली मंजिल पर जो परिवार रहता है उसी का स्टोर रूम है, इस केस में अगर आप इस पूरे को मिलाकर के एक भवन मानना चाहते हैं, क्योंकि पास में बना हुआ है और चाहे इसके अंदर 4 दीवारें हैं, एक छत है, इसमें अगर कोई चाहे तो व्यक्ति रह भी सकता है, यह जनगणना भवन की सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। पर क्योंकि स्वामित्व के बेस पे अगर अपन देखें तो इस परिवार की ही ओनरशिप इसके ऊपर है, तो इन दोनों को मिला करके आप एक जनगणना भवन भी मान सकते हैं। इस कंडीशन में आप इसको एक भवन और इसको एक भवन, यानी कि इन दोनों को मिलाकर के एक जनगणना भवन और इन दोनों को मिला के एक जनगणना भवन मान लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको क्या करना है, इसको मानना है 4 जनगणना भवन। अब 4 जनगणना भवन हो गए। 4 जनगणना भवन की स्थिति में अब जनगणना मकान कितने होंगे, तो जनगणना मकान भी साथियों कितने हो जाएंगे, 4। तो पहली कंडीशन तो आपकी ये बनेगी, पहली कंडीशन तो आपकी ये बनेगी कि 4 जनगणना भवन है जिसके अंदर 4 जो है आपका, मतलब कह सकते हैं कि जनगणना मकान है। ठीक है, तो ये इस पूरे जो फोटो में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर 4 जनगणना भवन जिनमें 4 जनगणना मकान अपन कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये भी ले सकते हैं अपन इसी में जिसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, वो क्या हो सकती है, 2 जनगणना भवन हो जाएंगे। 2 जनगणना भवन कौन से, ये पहला वाला, ये पूरा मिला करके पहला वाला, और ये दोनों मिला करके दूसरा वाला। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इनका स्वामित्व भी अलग है, इस ऊपर जाने वाले का एंट्रेंस भी अलग है ना, ये पूरे परिवार ही अलग अलग है, अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल सेपरेशन है, इसको आपको एक भवन मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो एक भवन दूसरा भवन, और इस भवन के साथ ही स्टोर रूम को काउंट कर लीजिए, क्योंकि इस पर इसी का आधिपत्य है और इस स्टोर रूम में जो सामान पड़े हुए हैं वो भी इसी परिवार के हैं और यही परिवार इसको यूज करता है, तो एक जनगणना भवन ये हो जाएगा। और ये जो गाय बंदी है वो इस परिवार की है और यही इसकी देख रेख करता है, इस केस में आप इसको दूसरा जनगणना भवन मान लें। तो यहाँ पर जनगणना भवन 2, और यहाँ पर जो जनगणना मकान है साथियों वो आप कितने ले लेंगे, 4 ले लेंगे। जनगणना मकान कितने ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ये केस उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रहने की संभावनाएं नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले केस पे चलते हैं, केस 2। केस 2 को देखिए साथियों, यहाँ पर हमने क्या कहा, 2 भाइयों के परिवार हैं। हमने क्या कहा, 2 भाइयों के परिवार हैं, स्टोर और केटल शेड पहले परिवार के हैं, है ना। ये जो नीचे फैमिली दिख रही है, ये स्टोर रूम भी इसी परिवार का है और ये केटल शेड भी इसी परिवार का है, यानी कि गौशाला भी इसी परिवार की है और स्टोर रूम भी इसी परिवार का है। ऊपर जो परिवार रहता है वो दूसरे भाई का है, ये दोनों भाई हैं, ये दोनों सगे भाई हैं, यानी कि एक ही पिताजी की संतान है। और ये परिवार ऊपर अलग रहता है एक भाई का, और एक भाई का परिवार जो नीचे रहता है इसके अंदर, और ये स्टोर रूम भी इसी का है, और ये पास में जो शेड बना हुआ है वो भी इसी परिवार का है। इस कंडीशन में आपके जनगणना भवन कितने हो जाएंगे और जनगणना मकान कितने हो जाएंगे, यानी कि सेंसस बिल्डिंग्स कितनी है और सेंसस हाउसेज कितने हैं। इस केस को अपन यहाँ पे समझते हैं। पहली कंडीशन क्या बनेगी साथियों, क्योंकि ये दोनों भाई हैं, क्योंकि ये दोनों भाई हैं तो हो सकता है ये दोनों, मतलब रहते भले अलग अलग हैं, इनके टर्म्स अच्छे हैं और एक ही परिसर के अंदर, हो सकता है ये मकान इनके पिताजी ने बनाया हो, कोई भी कंडीशन बन सकती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ये एक ही परिवार के हैं, मतलब 2 अलग अलग परिवार यहाँ रह भले रहे लेकिन दोनों भाई हैं, इस कंडीशन को समझना, दोनों क्या है, भाई हैं। इस दशा में अगर मैं इसको इस पूरे को एक भवन मान लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और क्योंकि दोनों भाई अलग अलग रहते हैं इसलिए इनको 2 भवन मान ले तो भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्योंकि दोनों भाई हैं तो इसमें मोस्ट सुटेबल, फिर भी अगर पूछा जाए मोस्ट सुटेबल कंडीशन, तो आप इन दोनों को अलग अलग भवन मान सकते हैं। क्या मान लेंगे साथियों, अलग अलग भवन मान लेंगे। तो ये अलग भवन है और ये अलग भवन है। ठीक है, और यहाँ पर गौशाला बनी हुई, यहाँ पे स्टोर रूम बना हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या कहेंगे, 2 जनगणना भवन है, कौन सा वाला, पहला वाला तो ये हो जाएगा और दूसरा वाला ये हो जाएगा। ठीक है, और इनको, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कंडीशन दी गई कि स्टोर और केटल शेड पहले परिवार के हैं, ये स्टोर भी इस पहले परिवार का है, ये केटल शेड भी इस पहले परिवार का है। इसका मतलब ये पूरा जो परिसर है, ये पूरी जो कंडीशन बनती है वो इसी परिवार की है। ये पूरा मिलाकर के एक जनगणना भवन और ये दूसरा वाला मिलाकर के दूसरा जनगणना भवन। तो ऐसी कंडीशन में आपका जनगणना भवन संख्या क्या डाल देंगे साथियों, 2 डाल देंगे। अब इसमें जनगणना मकान डालने हैं तो फिर से वही कंडीशन बनेगी, 4, पहला जिसमें परिवार रहता है, दूसरा इनका स्टोर रूम है, तीसरा इनका शेड है, और चौथे वाले में तो अलग ही परिवार रहता है। ठीक है, तो ये है आपका केस नंबर 2।
इस केस के हिसाब से अगर आप समझेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी इजी समझ में आ जाएगी, क्योंकि थ्योरेटिकल तो हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे साथियों ने समझे, लेकिन फिर भी उनके क्वेरीज रहती है। ठीक है, तो ये स्थिति आपके सामने बनेगी। एक तीसरा वाला केस समझिए साथियों, एक तीसरा केस आप ये समझिए, केस नंबर थर्ड को समझिए। केस नंबर थर्ड क्या कह रहा है? अब यहाँ पर जो अलग अलग परिवार लिखे हैं उनको हमने ब्लैकन कर दिया है और सिर्फ ये लिखा है कि चारों अलग अलग स्वामित्व में है। ये जो चारों स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ना, इस पर किसी का स्वामित्व है, इस पर किसी का स्वामित्व है, ये स्टोर रूम किसी थर्ड पर्सन का है। एक व्यक्ति जो सड़क के उस साइड रहता है, उसकी यहाँ पर जमीन पड़ी हुई थी, उसने अपना स्टोर रूम बना दिया। ठीक है, पीछे किसी और व्यक्ति का है जिसने अपने पशु बांधने के लिए यहाँ पर ये शेड बना रखा है, किचन शेड, यानी कि 3 साइड दीवारें खड़ी कर रखी है और ऊपर उसने शेड डाल रखा है। इसी कंडीशन में चारों के ऊपर स्वामित्व अलग अलग है, तो निसंकोच अपन क्या कहेंगे? पहली चीज निसंकोच, पहली चीज अपन ये कहेंगे कि इसके अंदर जो जनगणना भवनों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी साथियों? 4। जनगणना भवनों की संख्या कितनी हो जाएगी इसके अंदर? 4। ठीक है, अब इसमें सब जनगणना मकानों की संख्या देखनी है, तो आपको अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने लोग रहते हैं, इसके अंदर कितने लोग रहते हैं। कहने का मतलब ये पूरी की पूरी जो पहली मंजिल है, अगर एक सिंगल परिवार ही यूज करता है, चाहे इसके अंदर 5 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, 4 कमरे हैं, 7 कमरे हैं, 2 रसोई है, कुछ भी है, लेकिन एक ही परिवार के जो 4-5 सदस्य हैं वो सारे का सारा एक ही परिवार यूज करता है इस पूरी मंजिल को, तो ये एक जनगणना मकान हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? एक जनगणना मकान। ये एक जनगणना मकान, ये दूसरा जनगणना मकान, ये तीसरा जनगणना मकान और ये चौथा जनगणना मकान, यानी कि 4 तो जनगणना भवन थे और इसके अंदर 4 ही जनगणना मकान है। इसमें एक कंडीशन और कौन सी हो सकती है कि सर ये जो पहली मंजिल पर अलग स्वामित्व में जो भवन बना हुआ है, इसके अंदर 2 भाई रहते हैं। इसके अंदर कितने भाई रहते हैं? 2 भाई। एक यहाँ रहता है और दूसरा यहाँ रहता है। दोनों के किचन अलग अलग हैं, दोनों का खाने कमाने का तौर तरीका अलग अलग है और दोनों सेपरेट रहते हैं। हालांकि ये मकान इन्हीं का है तो इनका जो है मेन एंट्रेंस एक ही है। ऐसी कंडीशन में ये जनगणना मकान कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, और इनका नंबरिंग का जो सेंस है वो कैसा रहेगा साथियों? नंबरिंग का सेंस कैसा रहेगा? पहले ये इसी कंडीशन में अगर अपन देखें, इसी कंडीशन में अगर अपन देखें तो इनकी नंबरिंग करने में आप यहाँ पर जो है 2 जनगणना भवन लगा देंगे। ठीक है, इसके अंदर 2 जनगणना भवन हो जाएंगे और 2 जो है आपके जनगणना परिवार हो जाएंगे। इसके अंदर ये स्टोर रूम है, ये इसको एक अलग ही भवन मान लीजिए, यानी कि एक भवन है और एक जनगणना मकान है। ये भी एक भवन है और एक जनगणना मकान है। ये भी एक भवन और एक जनगणना मकान है। ये भी एक भवन और एक जनगणना मकान है। इसमें अगर 2 भाई रहते हैं वो कंडीशन बनती है, तो इसमें आप यहाँ पर ये कंडीशन लगा दें। ठीक है, तो ये है केस स्टडी 3। उसके बाद चलिए नंबरिंग का भी देखते हैं बाद में। संपूर्ण स्ट्रक्चर एक ही व्यक्ति के स्वामित्व में है। अब ये मान के चलिए कि सारा का सारा एक ही व्यक्ति का है, सारा का सारा ही एक ही व्यक्ति का है। ये पहली मंजिल, ये दूसरी मंजिल, ये तीसरी मंजिल, ये मतलब गोश, ये जो किचन मतलब केटल शेड है वो, और ये जो स्टोर रूम है वो, चारों के चारों एक ही व्यक्ति के। ऐसी दशा में आप चाहे ये जो है परिसर है, इस परिसर को क्रॉस करके बाहर स्टोर रूम बना हुआ है ना, शेड भी बाहर बनी हुई है, फिर भी इस स्थिति में आप जो जनगणना भवन है वो आसानी से बिना संकोच के एक जनगणना भवन मान सकते हैं। कितना जनगणना भवन मानेंगे साथियों? एक जनगणना भवन है, और इसी एक जनगणना भवन के अंदर, इसी एक जनगणना भवन के अंदर कितने जनगणना मकान हो जाएंगे साथियों? है ना, तो इस एक जनगणना भवन के अंदर मकान हो जाएंगे आपके 3। कितने हो जाएंगे? 3। अब इसमें भले पहली मंजिल बना रखी है और दूसरी मंजिल बना रखी है, हमने कहा संपूर्ण एक ही व्यक्ति के स्वामित्व में है, तो ऐसी दशा में ये दोनों मंजिल मिलाकर के एक ही मकान होगा। ये दोनों मंजिल मिलाकर के एक ही मकान होगा। तो एक मकान ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो जाएगा। तो जनगणना मकान आपके कितने हो जाएंगे? 3। और जनगणना भवन कितना हो गया? 1। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन बन जाएगी। चलिए, उसके बाद आज केस 5 मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। उसके बाद जो है इनकी नंबरिंग का तरीका, और इसके अंदर क्या बता रहा था मैं, क्या हो गया, और भी तो शायद मैंने कुछ बताया था। चलिए, हाँ, पांचवा वाला, इसको देखिए, पांचवे वाले को देखो पहले आप। हम्म पांचवे वाले केस को आप समझे साथियों। चारों स्ट्रक्चर पहली मंजिल पर रहने वाले परिवार के हैं, यानी कि इस पहली मंजिल पर एक परिवार रहता है, इस परिवार का ही स्वामित्व है, इस पर भी इसी का स्वामित्व है, इस पर भी इसी का स्वामित्व है, इस पर भी और इस पर भी, चारों एक ही व्यक्ति के स्वामित्व में है। फिर कहा दूसरी मंजिल पर 2 छात्र किराए पर रहते हैं, इस दूसरी मंजिल पर 2 छात्र रहते हैं और वो किराया भरते हैं जो इस पहले वाले परिवार को देते हैं। ठीक है, दूसरी मंजिल पर दो
दो छात्र किराए रह रहे और दोनों जो है किराया देते हैं इसको मंथली, ठीक है। तथा दोनों खाना अलग अलग बनाते हैं, वो दोनों छात्र भी खाना अलग अलग बनाते हैं। ये जो परिवार है अपना खाना पीना रहना सब पहली मंजिल पे करता है, यहाँ पर अपना स्टोर रूम बना रखा है, यहाँ पर अपना शेड बना रखा है, ठीक है। और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो किराया दे रखा है, वहां पर दो छात्र किराए रहते हैं। प्रश्न ये है यहाँ पर जनगणना भवन कितने हो जाएंगे और इसके अंदर जनगणना मकान कितने हो जाएंगे। व्हाट्स द नंबर ऑफ सेंसस बिल्डिंग्स एंड व्हाट्स द नंबर ऑफ सेंसस हाउसेज, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ये आपको थोड़ा सा कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। इस स्थिति को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मैं थोड़ा साइड में खड़ा रह जाता हूँ। इस केस 5 का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए। सवाल फिर से समझ लीजिए, चारों स्ट्रक्चर पहली मंजिल पर रहने वाले परिवार के हैं, इसी परिवार के हैं चारों स्ट्रक्चर। दूसरी मंजिल पर दो छात्र किराए पर रहते हैं तथा दोनों खाना भी अलग अलग बनाते हैं। इस केस में इस पूरी स्थिति में कितने जनगणना मकान हैं और कितने जनगणना भवन हैं, ये आपको करके बताना है। अब एक बार अपन केस 1 पर रिटर्न हो जाते हैं साथियों, केस 1 पर रिटर्न हो जाते हैं, केस 1 पर रिटर्न हो जाते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन समझिए साथियों। यहाँ पर कंडीशन समझिए, एक दो मंजिला मकान है, दोनों मंजिलों पर अलग अलग परिवार रहते हैं, दोनों की अलग पहचान है, दोनों का अलग स्वामित्व है, एक किचन शेड बना हुआ है, एक स्टोर रूम बना हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर आप फील्ड में जाएंगे ना साथियों, फील्ड में अगर आप जाते हैं तब आप इनकी नंबरिंग कैसे करेंगे, ये वाला तो समझ में आ गया आपको। चलिए ये वाला तो आपको मैंने बता ही दिया था, तो टाइम खराब नहीं करूँ। ऐसी कंडीशन में आप इनकी नंबरिंग कैसे करेंगे साथियों। तो फर्स्ट टाइम HLB बनाने से पहले जब आप विजिट करेंगे तब आपको केवल क्या करना है साथियों, तब आपको केवल जो है नंबर देना है जनगणना भवन को, केवल जनगणना भवन को नंबर देना है। अब आप इनको अगर, या मैंने क्या कहा था, चार भवन भी मान सकते हैं इसको, दो भवन की कंडीशन में भी डाल सकते हैं। ऐसी कंडीशन में साथियों इसको जो आप नंबरिंग देंगे, यहाँ पर जो आप नंबरिंग देने जाएंगे, तो भवन क्रमांक आपका जो लिखने का तरीका है साथियों वो है CN। क्या तरीका है, CN, पहला भवन है तो 1, CN 2, CN 3, CN 4, इस तरीके से आपको लिखना है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इसको, इस पूरे को जो है, क्योंकि दो अलग अलग परिवारों का मामला है दोनों का स्वामित्व अलग अलग है और दो जनगणना भवन मानते हैं, ठीक है। पास में गौशाला भी हमने कहा दिया एक परिवार की है और स्टोर रूम दूसरे परिवार का है। ऐसी कंडीशन में इस पहला वाला जो भवन आपको दिखाई दे रहा है वहां पर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा CN, सेंसस जो बिल्डिंग है ना, यानी कि जनगणना भवन है, वो कौन से नंबर का है, मान लीजिए 15वां है तो CN 15 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको कोष्टक में कितने लगाने पड़ेंगे, 2, ठीक है। ये पहला जो परिवार है इसी का स्टोर रूम मान के लिए आप, ठीक है। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर डलेगा आपका CN 15 था, ये CN 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CN 16 हो जाएगा और ब्रैकेट में आपको यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, 2, ठीक है। तो आप मेरी बात को समझे होंगे। इस दूसरे केस में भी समझ लीजिए इसी बात को। यहाँ पर जनगणना भवन कितने हैं, 2, और जनगणना मकान कितने हैं, 4 हैं। तो जनगणना भवन 2, तो वही कंडीशन आपकी रहेगी, यहाँ पर भी 2 जनगणना भवन माने हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये जो कंडीशन है इसमें हमने जनगणना भवन कितने मान लिए साथियों, 4, 4 जनगणना भवन है और प्रत्येक में एक एक सेंसस हाउस अपन ने माना है। तो ये दशा आपकी ये बनाएगी, ठीक है। मान लीजिए 15 बिल्डिंग है तो CN 15, और यहाँ पर ऊपर वाले पर, ठीक है, ऊपर वाले पर CN 16, है ना, और के बाद में CN 17 और CN 18। ये आपकी जनगणना भवन की नंबरिंग की प्रक्रिया रह जाएगी। इससे अगले वाले में चल के देखिए साथियों, ये है, इसके अंदर जनगणना भवन एक ही माना है, तो सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है CN, जो भी 15वें नंबर का है तो 15 लिख दीजिए बस, और कुछ एक है क्योंकि एक ही भवन है। अब इसमें कितने मकान आ रहे हैं, 3, तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में क्या डाल देने हैं, 3 डाल देने, ठीक है। चलिए, और ये जो लास्ट केस है, अब इसके आपको नंबरिंग कैसे लिखेंगे वो भी मेरे को बताइए। जो नंबरिंग अभी मैंने आपको बताई वो नंबरिंग भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसमें जनगणना भवन कितने हैं, जनगणना मकान कितने हैं, ये भी केस आप जो है मेरे को स्पष्ट करिए, आपके सामने है। मिलेंगे अगले वीडियो में, किसी शहर का या किसी कस्बे का केस स्टडी लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीपल इनमरेशन जो फेज़ है आपकी, जो फरवरी 2027 में होने वाली है ना, जिसमें वास्तविक जनगणना करेंगे, उसमें भी आपके चैनल बहुत काम आएगा। और अभी जो हाउस लिस्टिंग की फेज़ है इसमें भी आपके बहुत काम आने वाला है ना। नजरी नक्शा बनाने की सटीक प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। अगर आप चाहेंगे तो मैंने जो बाउंड्री आउटलाइन बनाई थी AI का यूज करके, उसमें बाकी की एंट्रीज कैसे करनी, क्या प्रॉपर तरीका है, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, यस लिखिएगा, तो मैं वो भी आपके लिए लेकर के आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।